Hello students, today we are going to start our next poem, that is the Bal poem, and it is written by John Berryman. So बेटा जो ये आपकी poem है, इस poem में the poet is talking about a boy who has lost his ball. कि इस poem के अंदर poet ने एक लड़के के बारे में बताया है जिसकी की बॉल गुम हो गई है और वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा सैड है। क्योंकि उसकी बॉल गुम हो गई है। यहाँ पे पॉइंट बताना चाहता है कि हमारी लाइफ के अंदर काफ़ी ऐसी पोजीशंस होती हैं, काफ़ी ऐसी मेटलिस्टिक थिंग्स होती हैं जो या तो हमसे गुम हो जाती हैं या हमसे कोई छीन लेता है। तो उस टाइम हम अपने आप को कैसे संभालते हैं, कैसे हम उस सिचुएशन को बेयर करते हैं। तो यही इस पोम के थ्रू पोएट उस छोटे से लड़के को समझाना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसी पोजीशंस, ऐसी मेटलिस्टिक थिंग्स तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन हमें कभी भी सैड नहीं होना चाहिए, कभी भी उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए और ना ही उस बात को पकड़कर अपनी लाइफ में बैठना चाहिए। सो विद दिस बैकग्राउंड वी विल स्टार्ट रीडिंग द पोम। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट स्टैंजा। व्हाट इज द बॉय नाउ who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. So you can see the ball is in the water and here the ball is an non-living thing. So poet यहाँ पर कहता है कि what is the boy now who has lost his ball? So here the poet is talking about a boy who has lost his ball. So poet कहता है कि अब वो लड़का क्या करेगा, वो लड़का क्या करेगा जिसकी कि बॉल गुम हो गई है। What is he to do? अब इसने poet ने ये लाइन रिपीट की है to lay emphasis कि वो कहता है कि वो अब क्या करेगा। आई साइट को, उस लड़के ने उस बॉल को जाते हुए देखा। merely means चेयरफुल एंड बाउंसिंग मीन जंपिंग अप एंड डाउन, कि उस लड़के ने अपनी आंखों से उस बॉल को देखा कि वो खुशी खुशी उछलते हुए पहले गली में गई, उसके बाद वो नीचे सड़क की तरफ जाती गई और फिर वो पानी के अंदर चली गई। सो यहाँ पे जो बॉल है वो एक मेटलिस्टिक थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग है और बच्चे ने उस बॉल को अपने से दूर जाते हुए देखा। सो यहाँ पे पॉइंट कहता है कि अब वो लड़का क्या करेगा जिसकी बॉल गुम हो गई है, जो उससे गुम हो गई है। सो ये जो लॉस है इस बच्चे का, ये उसके लाइफ का पहला लॉस है। उससे पहले इसकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशंस नहीं आई, कभी उसने ये फील नहीं किया, लेकिन अब उसको ये पहली बार रियलाइज़ हुआ है कि उसकी ज़िंदगी में उसकी जो सबसे डियरेस्ट थिंग थी वो उससे दूर चली गई। सो यहाँ पे ये लड़का बहुत ज़्यादा सैड है और इन लाइन्स के थ्रू पोएट ने बताया है कि ही इज़ हेल्पलेस, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। सो इन द नेक्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses his first responsibility. So let's discuss the difficult word meaning that have been used in this stanza. So here grief means sorrow. Rigid means fixed. Trembling means shaking. And harbor means spot. Intrudes mean invader. And dime here means 10 cents. Okay. And wordless means valueless, useless. So here the poet is saying that there is no benefit of consoling the boy by saying that he will get another ball because he has other balls too. कि इस पोम में, इस स्टेंजा में जो पोएट है वो कहना चाहता है कि बच्चे को कंसोल करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम्हारे पास दूसरी बॉल भी हैं। क्या हो गया जब तुम्हारी बॉल गुम हो गई है। बिकॉज एन अल्टीमेट शेकिंग, अल्टीमेट मीन्स मैक्सिमम लेवल, शेकिंग ग्रीफ मीन सोरो, फिक्सेस मीन फ्रीज, कि ऐसा लगता है कि जो दुख का जो लेवल होता है मैक्सिमम लेवल
वहाँ तक जो है ये बच्चा जो है दुख के अंदर फ्रीज हो गया है, इतना ज़्यादा वो सैड है। वो वहाँ पर जो है रिजिड, रिजिड मीन्स जो मैंने अभी आपको बताया था फिक्स्ड, कि वो ऐसा लग रहा है जैसे वो उस स्थान पर ही, उस जगह पर ही फिक्स्ड हो गया है, काँप रहा है, लगातार अपनी बॉल को घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और ऐसा लग रहा है जैसे कि जो बॉल थी, उस बॉल के साथ जो उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज थी वो भी उसके साथ चली गई हैं पानी के अंदर, वो बॉल के साथ ही बह गई हैं। कि बच्चा उस बॉल के साथ, बच्चे की बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, बच्चा उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड था। क्यों? क्योंकि उस बॉल के साथ उसकी बचपन की यादें जुड़ी हुई थी। कैसे वो उस बॉल के साथ खेला करता था, कैसे वो अपना टाइम स्पेंड करता था। लेकिन जैसे ही वो बॉल हार्बर में चली गई है, पानी में जब वो चली गई है, तो उस बॉल के साथ ही बच्चे की सारी चाइल्डहुड की मेमोरीज भी उसी के साथ चली गई है। सो पोएट कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट कहता है कि मैं उसके रास्ते में किसी तरह की रुकावट नहीं बनूंगा, मैं उसे किसी तरह से परेशान नहीं करूंगा, मैं उसे ये नहीं कहूँगा कि ये लो पैसे ले लो और तुम जाके दूसरी बॉल खरीद सकते हो, क्या हुआ जो तुम्हारी बॉल गुम हो गई, क्योंकि इसकी जैसी बहुत सारी बॉलें हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि बच्चे की उस बॉल के साथ बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। अ टाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि पोएट कहता है कि जो बॉल है उसकी उस बच्चे के साथ जो है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो होती है वो जुड़ी हुई थी। और पोएट कहता है कि अब बच्चे को जो है अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ हो रही है, उस बच्चे की उस बॉल के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो जिम्मेवारियाँ थी, वो उसे अब सेंस हो रही हैं, उसे रियलाइज़ हो रही हैं कि उसे उस बॉल का ध्यान रखना चाहिए था। क्योंकि अ डाइम, डाइम मीन्स 10 सेंट। अब यहाँ पे जो है एक 10 सेंट का मतलब यहाँ पर मनी से है, कि यहाँ पर मनी की कोई वैल्यू नहीं है बल्कि बच्चे की फीलिंग्स की वैल्यू है। क्योंकि मनी बच्चे के लिए क्या है, यूज़लेस है। क्योंकि मनी से वो दूसरी बॉल तो खरीद सकता है, लेकिन वो बॉल जिसके साथ उसकी यादें जुड़ी हुई थी, जो उसके साथ इतनी अटैच थी इमोशनली भी, वो बॉल तो वापस नहीं आ सकती है। और धीरे धीरे बच्चे को अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस बॉल के लिए वो उसे रियलाइज़ हो रही हैं। So in next stanza, the poet says, in world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always. Little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his separate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. So यहाँ पर let's first discuss the difficult word meanings that have been used in this stanza. So first is possessions. Possessions means ownership, own करना। हमारी लाइफ में बहुत सारी हमारी possessions होती हैं, बहुत सारे materials होते हैं, बहुत सारी things होती हैं, तो उनको own करना, ownership. External, external here means which feelings that are not attached. Separate, separate mean hopeless, and epistemology means knowledge, यानी कि उस चीज़ का नॉलेज होना। सो यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन लॉस की नॉलेज होना, कि लॉस क्या होता है, कैसे उसको बेयर किया जाता है। सो हियर एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज। ओके, सो यहाँ इस स्टेंजा के अंदर पोएट कहता है कि हमारे इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में काफ़ी हमारे सारी पोजीशंस होती हैं। पोजीशंस लाइक मटेरियल्स होते हैं, हमारे पास कार होती है, हमारे पास बंगले होते हैं, घर होता है, हमारे साथ पास बहुत सारी हमारी ड्रेसेस होती हैं, तो बहुत सारे मटेरियल्स हमारे पास होते हैं। एंड पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। और ये जितनी भी हमारे पास पोजीशंस होती हैं लाइक बॉल्स की तरह, तो ये या तो हमसे गुम हो जाती हैं या कोई हमसे छीन लेता है। सो लिटिल बॉय, सो इसी तरह से जो छोटा सा लड़का था, इसकी भी बॉल, इसकी जो पोजीशन थी जीवन की, जो पहली इसकी जो पोजीशन थी वो क्या थी, वो बॉल थी जो उससे गुम हो गई। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। कि अगर मनी को मॉनेटरी टर्म्स हम मानकर चले तो मनी की वैल्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनी से हम दूसरी बॉल्स खरीद सकते हैं, लेकिन उस बॉल की वैल्यू उस बच्चे के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी बॉल उसको खरीद कर दे सकता है, लेकिन
वो बॉल जो कि उसकी गुम हो गई है, उससे गुम हो गई है, उस बॉल के साथ बच्चे की फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, उस बच्चे के साथ वो अटैच्ड था, तो वो बॉल तो वापस नहीं आ सकती. सो ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डी सेपरेट आइज. डी सेपरेट मीन होपलेस, कि वो बच्चा जो है अब धीरे धीरे सीख रहा है. अपनी निराश आंखों से उसने उस बॉल को जाते हुए देखा कि कैसे वो उससे दूर चली गई, कैसे उसके साथ उसकी यादें उससे दूर चली गई. लेकिन अब वो धीरे धीरे अपने इस लॉस को, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि उस लॉस जो कि वो लॉस उसकी लाइफ का जो पहला लॉस है, उसको वो बेयर करना सीख रहा है कि लॉस एक्चुअल में होता क्या है, इससे क्या होता है, हमारा मन कैसे हो जाता है, हमारे रिएक्शंस कैसे होते हैं. तो इन चीज़ों को वो बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है. हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, क्योंकि हर एक आदमी ये बात जानता है कि उसकी लाइफ में बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, और वो कभी ना कभी उससे गुम हो जाते हैं या कोई उनसे छीन लेता है. तो ऐसे सिचुएशन में हर एक व्यक्ति को ये जानना चाहिए, नोइंग मीन्स ये जानना चाहिए कि उसे उस लाइफ से, उस सिचुएशन से वो कैसे बाहर आए, कैसे उसको टैकल करे. और मोस्ट नो मैनी डेज, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में इस बात को जानते भी हैं और अच्छे से वो सिचुएशन को कॉप अप भी करते हैं, और एक नॉर्मल लाइफ कैसे जीनी है वो एक नॉर्मल लाइफ भी जीते हैं. तो हर एक इंसान को अपनी लाइफ के अंदर जो भी उसकी पोजीशंस हैं, जो भी उसके मटेरियल्स हैं, या उनसे वो गुम हो जाते हैं, तो उस टाइम उनको दुखी नहीं होना चाहिए, सैड फील नहीं करना चाहिए, बल्कि उस सिचुएशन को हैंडल करना सीखना चाहिए, उसको बेयर करना आना चाहिए, और कैसे एक नॉर्मल लाइफ की शुरुआत की जा सकती है ये उनको सीखना चाहिए. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल पोम. और इस पोम के थ्रू पोइट ने यही बताया कि जिस तरह से हर एक इंसान इन सिचुएशन से बाहर आना सीख लेता है, तो उसी तरह से वो बच्चा भी अपनी लाइफ को हैंडल करना सीख लेगा, इन सिचुएशन को बेयर करना सीख लेगा, और एक नॉर्मल लाइफ जीना फिर से स्टार्ट कर देगा. सो ये पोम का मैसेज है, और इसने पोइट ने बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज हमें दिया है कि हमारी लाइफ में जितनी भी पोजीशंस होती हैं, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, उनके गुम हो जाने पर या उनके दूर चले जाने पर हमें दुख नहीं मनाना चाहिए, हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, बल्कि अपने आप को संभालना चाहिए, और फिर से नए सिरे से अपनी लाइफ की स्टार्टिंग हमें करनी चाहिए. सो यही इस पोम का मैसेज था. सो ये मैंने इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है. नाउ वी विल डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस that have been used in this poem. So in the first stanza, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over, there it is in the water. So first literary device that have been used in this poem is anaphora. So anaphora is use of repeated words in two or more lines. So here you can see what is the boy, what is he to do. So यहाँ पे जो what word है ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे इसको टू और मोर लाइन्स में जो है रिपीटेड इसका यूज़ हो रहा है. सो यहाँ पे एनाफोरा का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है इसी के अंदर मेयरली बाउंसिंग, मेयरली ओवर. सो यहाँ पे जो मेयरली ओवर वर्ड है, ये मेयरली जो वर्ड है ये भी रिपीट हो रहा है. सो यहाँ पर एनाफोरा का यूज़ हुआ है. सो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज एजोनेंस. सो एजोनेंस इज repeated use of vowel sound. So here you can see boy, now, who, lost. So in these words o sound is repeated. यहाँ पर इसका repetition हुआ है. So यहाँ पर जो है assonance का use हुआ है. Next literary device that is used in this poem is imagery. अब इमेजरी का यूज़ यहाँ पर हुआ है कि जब पोइट कहता है व्हेन पोइट सेज मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. सो यहाँ पर एक इमेजिनेशन जो है हमारे माइंड में एक सीन सा क्रिएट हो गया है कि एक बॉल जो है वो उछलती हुई जा रही है सड़क के नीचे और फिर वो पानी में चली गई है. सो यहाँ पे जो है इमेजरी जो लिटरेरी डिवाइस है उसका यूज़ हुआ है. नेक्स्ट इज रेपिटिशन.
रेपिटेशन का इसमें यूज़ हुआ है जब यहाँ पर जो पोइट यूज़ कर रहा है वट। सो ये जो वट जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है इसको रिपीट यहाँ पर किया गया है। सो यहाँ पर जो है रेपिटेशन का यूज़ हुआ है। So in the next stanza, no use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbour where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. So this is your second stanza. So in this stanza, repetition is used, the use of word ball. So here you can see ball word, a dime, another ball. Okay. So यहाँ पे जो है ball, balls will be lost always. So यहाँ पे जो ये ball word है इसको repeat किया गया, इसको बार बार use किया है. So यहाँ पर repetition का use हुआ है. Next is assigned written. Assigned written is no use of conjunction in a sentence. So यहाँ पर आप देख सकते हो कि a dime another ball is worthless. So यहाँ पर a dime another ball is useless. So a dime के बाद यहाँ पर कोई conjunction आना चाहिए था और poet ने कोई conjunction का use यहाँ पर नहीं किया है. So यहाँ पर जो है assigned written का use हुआ है. So let's move on the next stanza. So in the next stanza, in a world of positions, people will take balls and balls will be lost always. Little boy and no one buys a ball back. Money is external and he is learning well behind his separate eyes. The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days, how to stand up. So in this stanza, alliteration is used. So alliteration is use of vowel sound at the start of two or more consecutive words. So here you can see no one buys a ball back. So यहाँ पे जो B sound है वो repeat हो रहा है, उसका repetition हो रहा है यहाँ पे. So यहाँ पे alliteration का use हुआ है. Next is assonance. So assonance is use of vowel sound. So यहाँ पर वॉवल साउंड, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था एजोनेंस के अंदर वॉवल साउंड रिपीट होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. वो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, किसी भी वर्ड के मिडल में भी हो सकता है या एंड ऑफ द वर्ड भी हो सकता है. सो यहाँ पे एजोनेंस का यूज़ कहाँ हुआ है? ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज सेपरेट आइज. ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड सेपरेट आइज. सो यहाँ इस लाइन में ई साउंड मोस्ट प्रोमिनेंट है. सो यहाँ पे एजोनेंस का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट इज रेपिटेशन. अगेन यहाँ पे जो है बॉल वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है. यहाँ पे बॉल्स ये बार बार रिपीट हुआ है यहाँ पे. सो यहाँ पे रेपिटेशन का यूज़ हुआ है. एंड नेक्स्ट इज राइम स्कीम. आप पूछोगे मैम आपने राइम स्कीम के बारे में तो बताया ही नहीं. सो राइम स्कीम इस पोम में देयर इज़ नो राइम स्कीम फॉलोड इन द पोम. यहाँ पे आप लाइनें दे सकते हैं बॉय, डाउन, वेयर, हिम, नाउ. कोई राइमिंग नहीं है इनके बीच में. सो देयर इज़ नो राइम स्कीम फॉलोड इन द पोम. So now your poem is complete. I have given you complete explanation as well as I have discussed the literary devices that have been used in this poem. So we will meet in our next video.